हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की थ्योरी हम लोग करेंगे। यानी गति, समय और दूरी के सिद्धांत यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इस क्लास में हम लोग करेंगे गति, समय और दूरी के बीच संबंध, इकाइयों का रूपांतरण, संकल्पना 1 से संकल्पना 10 तक के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवि हटा देंगे। ठीक है, चलिए। रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। समय, दूरी और गति के बीच संबंध। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा गति होता है। अर्थात दूरी को d से रिप्रेजेंट करा, समय को t से, गति को s से, तो d बराबर t इंटू s होता है। यानी कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे गति होता है। समय बराबर दूरी बटे गति, और गति बराबर क्या होता है? तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है ना। चलिए उदाहरण यहाँ पर समझ लेते हैं। एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति ज्ञात कीजिए, क्या होगी? हल देखते हैं। हम जानते हैं कि गति बराबर दूरी बटे समय होता है। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है। गति 200 किलोमीटर, समय 4 घंटे है, तो आवश्यक गति बराबर 200 बटे 4 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। जब हम किस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो हम गति को 5/18 से गुणा करते हैं। तो अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। दूसरा पॉइंट, जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, तो हम गति को 18/5 से गुणा करते हैं। अर्थात 1 मीटर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उदाहरण यहाँ पे समझते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। हम जानते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेगा जब 72 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 से 72 4 पर गया, तो 4 गुणा 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको आगे बढ़ते कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। औसत गति। एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाती है, और वही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय की जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होती है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। यानी कि जब आपको एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और निश्चित दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की जाती है, तो औसत गति बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उदाहरण यहाँ पर समझ लेते हैं। रोहित कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह स्कूटर पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए कि क्या है। देखते हैं यहाँ पे औसत गति बराबर 2 गुणा 40 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10, यानी कि 2 गुणा 400 बटे 50, तो कितना निकल कर आएगा आप लोगों का यहाँ पे? 16 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर यहाँ पर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? यह है कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। एक व्यक्ति t घंटे में एक दूरी तय करता है, और पहला आधा s1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा s2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, आपको यहाँ पे बता। देखो, t घंटे में एक दूरी तय करता है। पहली आधी दूरी s1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरी आधी दूरी s2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो d बराबर 2 इंटू टी इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2 के बराबर होगा। ठीक है ना। डिस्टेंस बराबर 2 इंटू टी इंटू s1 इंटू s2 अपॉन
S1 प्लस S2 के बराबर होता है। उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। एक कार 10 घंटे में एक दूरी तय करती है। पहला आधा 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और दूसरा आधा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिएगा। देखते हैं, दूरी बराबर 2 इंटू टाइम यानी कि 10 इंटू 40 और इंटू 20 डिवाइड बाई 40 प्लस 20। तो 2 गुणा 10 गुणा 40 गुणा 20 नीचे आएगा 60। ठीक है ना। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद ये निकल कर आ जाएगी दूरी 266.67 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। यदि दो व्यक्ति P और Q दो बिंदुओं से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में शुरू करते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद भी अपनी यात्रा क्रमशः A और B घंटे में पूरे करते हैं, तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा P की गति डिवाइडेड बाई Q की गति इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर B डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर A आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को आपको बड़े ही ध्यान से समझना है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की तरफ चलते हैं और एक दूसरे को पार करने में स्मॉल ए घंटे और स्मॉल ई घंटे लेते हैं, तो यहाँ से P की गति डिवाइड बाई Q की गति इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A होता है। जैसे कि उदाहरण से आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर आपसे पूछे जाएंगे। शिवम दिल्ली से गाजियाबाद तक साइकिल चलाना शुरू करता है और उसी समय हेमंत गाजियाबाद से दिल्ली की ओर साइकिल चलाना शुरू करता है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपनी यात्रा क्रमशः 4 और 16 घंटे में पूरी करते हैं। यदि शिवम 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो हेमंत किस गति से साइकिल चलाता है। तो फॉर्मूला आपका यही आ जाएगा, शिवम की गति डिवाइड बाई हेमंत की गति इक्वल टू, है ना, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B यानी कि 16 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये आ जाएगा आपका 18 बटे हेमंत की गति इक्वल टू 4 बटे 2, ये जो लिखा हुआ है। तो यहाँ से हेमंत की गति कितना निकल कर आएगा, 2 से 4 2 बार, तो हेमंत की गति निकल कर आएगा 18 बटे 2 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति बस से x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल वापस आता है, यदि पूरी यात्रा में t घंटे लगते हैं तो उसने जो दूरी तय की है वह कितनी हो जाएगी, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और इंटू t किलोमीटर। ये पूरी दूरी आप लोग यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। बस से x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और वापस आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, पूरी यात्रा में t घंटे लग रहे हैं, तो कितनी दूरी तय करेगा, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू t किलोमीटर। उदाहरण, एक व्यक्ति ने ट्रेन से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय की और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल वापस आता है, पूरी यात्रा में 9 घंटे लगे, उसने कितनी दूरी तय की आपको यहाँ पे बताना है। सॉल्यूशन समझते हैं। आवश्यक दूरी बराबर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी, यानी कि 15 गुणा 12 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 12 गुणा 9। तो यहाँ से आएगा 15 गुणा 12 गुणा 9 बटे 27, 9 से 27 3 बार, 3 से 12 4 बार और 15 चौका 60 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आया कि इसने टोटल 60 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर कवर की है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 5 को समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को उसकी सामान्य गति के 1/b गुना कर देता है और t मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय t अपॉन b अपॉन a माइनस 1, जहां पर a अपॉन b लेस देन 1 होता है और जब a अपॉन b ग्रेटर देन 1 होता है तब उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय बराबर t अपॉन 1 माइनस b अपॉन
ए होता है। ठीक है ना। जब ए अपॉन बी लेस देन 1 है, जब होगा टी अपॉन बी अपॉन ए माइनस 1। जब ए अपॉन बी ग्रेटर देन 1 है, तब सामान्य समय होगा टी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या पूछ रखा है। अपनी सामान्य गति के 4/5 गति से चलते हुए एक व्यक्ति 16 मिनट देर से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सामान्य समय क्या हो जाएगा, टी अपॉन बी अपॉन ए माइनस का 1, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1। तो 16 गुना 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 4, तो 16 गुना 4 अपॉन 1, यानी कि 64 मिनट यहाँ पर समय निकल कर आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझ लेना है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अगले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखेंगे, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 6। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा, यदि गति स्थिर है तो दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, यानी कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। सेकंड पॉइंट, यदि समय स्थिर है तो दूरी गति के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस। तीसरा पॉइंट, यदि दूरी स्थिर है तो गति समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t के बराबर होता है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह उसी दूरी को 30 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी गति क्या होनी चाहिए, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा, हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, गति गुना समय। गति कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समय है 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, 54 गुणा 15/60, तो ये आ जाएगा आपका 9/10 गुणा 15, यानी कि 27/2 किलोमीटर आप लोगों की डिस्टेंस आ गई। इस डिस्टेंस को 30 मिनट में तय करना है, तो 30 मिनट में 27/2 किलोमीटर की दूरी तय करने की गति कितनी हो जाएगी, और गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 27/2 डिवाइड बाई 30 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर दूंगा, 30/60। 30 एकम 30, 30 से 60 दो बार, तो 27/2 गुणा 2 आ जाएगा, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब कोई ट्रेन किसी खंबे या किसी अन्य वस्तु को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। सेकंड पॉइंट, यदि कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म आदि को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई और उस स्थिर वस्तु की लंबाई के योग के बराबर होती है जिसे ट्रेन पार कर रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। या अगर ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, है ना, तो तय की गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। जब ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को पार करेगी तो तय की गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई, दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे बताना है। देखो, 100 मीटर दूरी है ट्रेन की, 100 मीटर लंबी है ट्रेन, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यहाँ से आवश्यक दूरी आएगा, आवश्यक दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 100 है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 है, तो 100 प्लस 200 यानी कि 300 मीटर यहाँ पे आवश्यक दूरी निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट नंबर 8 का, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही होती है तो उनकी सापेक्ष गति दोनों ट्रेन की गति के योग के बराबर होती है। समझ में आ गया। दो ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है
तो उनकी सापेक्ष गति होती है दोनों ट्रेन की गति के योग के बराबर होती है। और सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती है तो उनकी सापेक्ष गति दोनों ट्रेनों की गति के अंतर के बराबर होती है ना। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के एक ही दिशा में चल रही है तो उनकी सापेक्ष गति उन दोनों ट्रेन की गति के अंतर के बराबर होती है। उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो सापेक्ष गति ज्ञात कीजिएगा, है ना। एक ही दिशा में जब ये चल रही तो आवश्यक सापेक्ष गति दोनों ट्रेन की गति का अंतर हो जाएगा 50 माइनस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष गति यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, कितने निकल कर आएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे सापेक्ष गति निकल कर आएगी। अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती तो ट्रेन की सापेक्ष गति इन दोनों ट्रेन की गति के योग के बराबर होती। बात समझ में आ गई, ये सिर्फ ये कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 9। इसको देखिएगा। दो ट्रेनें एक ही समय पर पी और क्यू से शुरू होती है और क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में d किलोमीटर अधिक यात्रा की है। P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी है। तो दूरी बराबर गतियों का योग डिवाइडेड बाई गतियों का अंतर गुणा दूरी में अंतर। ठीक है ना, दूरी बराबर गतियों का योग डिवाइड बाई गतियों का अंतर गुणा दूरी में अंतर। उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। दो ट्रेनें एक ही समय पर कानपुर और दिल्ली से शुरू होती है और क्रमशः 74 किलोमीटर प्रति घंटा और 47 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरे की तुलना में 13 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। कानपुर और दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करिएगा। तो यहाँ से आवश्यक दूरी को देखिएगा। आवश्यक दूरी बराबर गतियों का योग डिवाइडेड बाई गतियों का अंतर गुणा दूरी में अंतर इक्वल टू कितना है यहाँ पे भाई, देखो ये कितनी दे रखी है आप लोगों को, 74 दे रखी है और ये 47 दे रखी है। तो 73 प्लस 47 को 73 ले लो यहाँ पे, 73 प्लस 47 और डिवाइड बाई 73 माइनस 47 और गुणा 13। ठीक है ना, गुणा 13, इसको 73 ले लो। तो 73 प्लस 47 हो जाएगा 120, 73 माइनस 47 हो जाएगा 26, 120 बटे 26 गुणा 13, 13 से 26 दो बार, 2 से 120 60 बार, यानी कि 60 किलोमीटर यहाँ पर आप लोगों की निकल कर आ गई है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। जब दो ट्रेनों की गति का अनुपात x अनुपात y है, वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली ट्रेन एक टेलीग्राफ पोल को t1 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी ट्रेन पोल को t2 सेकंड में पार करती है। ट्रेनों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय इस प्रकार दिया जाता है। समय जो लिया गया है, समय बराबर t1x प्लस t2y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई सेकेंड होता है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको ध्यान से समझेंगे। दो ट्रेनों की गति का अनुपात 4:5 है। वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक को एक पोल पार करने में 3 सेकंड लगते हैं तो ट्रेनों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिएगा। सॉल्यूशन को देखते हैं। समय लिया गया t1x प्लस t2y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, 12 प्लस 15 27 बटे 9, यानी कि यहाँ पे निकल कर आया आप लोगों का यहाँ पे 3 सेकंड निकल कर आया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू को रख के आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए अब आज के इस सेशन की समरी को यहाँ पे समझ लेते हैं। गति, समय और दूरी
मूल अवधारणाएं। गति क्या होती है? वह दर जिस पर कोई वस्तु दूरी तय करती है। इसकी गणना गति बराबर दूरी बटे समय के रूप में की जाती है। समय वह अवधि जिसके दौरान गति होती है। इसकी गणना समय बराबर दूरी बटे गति के रूप में की जाती है। दूरी तय की गई रास्ते की कुल लंबाई। इसकी गणना दूरी बराबर गति गुणा समय के रूप में की जाती है। सूत्र देख लेते हैं। गति का सूत्र गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय का सूत्र समय बराबर दूरी बटे गति होता है। दूरी का सूत्र दूरी बराबर गति गुणा समय के बराबर होता है। ठीक है ना? अब औसत गति की बात करते हैं। औसत गति क्या होती है? मूल अवधारणा। औसत गति तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यह समग्र प्रदर्शन का माप देता है। तो औसत गति का जो सूत्र है, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो। इन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लेना। इसी पे आधारित आपसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन कॉन्सेप्ट को अगर आपको आते हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।